नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार एकाएक गर्म हो गया है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। हर किसी को यह उम्मीद है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में तारीखों का ऐलान आयोग के द्वारा हो जाना चाहिए। पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा घोषित की गई परीक्षाओं की तारीखों के बाद हर किसी के जहन में कई सवाल आ रहे थे कि आखिर ये तारीखें जो हैं ये दर्शा रही हैं कि चुनाव अप्रैल में जाएगा। लेकिन एकाएक कुछ देर पहले ही आयोग ने बोर्ड की समय सारणी यानी कि जो तारीख थी उन पर रोक लगा दी है। आपको बताएं कि जिन 5 राज्यों में 2017 में विधानसभा का चुनाव होना है उनमें गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है। जबकि गोवा, मणिपुर और पंजाब में 18 मार्च तक चुनाव कराने होंगे तो उत्तराखंड में 26 मार्च तक। वहीं केवल उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसमें कि 27 मई तक चुनाव कराने की सीमा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे। पर उत्तर प्रदेश बोर्ड की तारीखों के ऐलान के बाद सबकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव अलग होंगे। इस तरह के कयास लगने शुरू हो रहे थे। लेकिन अब से कुछ देर पहले आयोग ने यूपी बोर्ड की समय सारणी पर रोक लगा दी है। अब यह बात आती है सामने कि आखिर उत्तर प्रदेश में चुनाव कब होंगे। अब सवाल यह भी है कि रोक के बाद क्या बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव होगा और क्या यह माना जाए कि जिस तरीके से 2012 में चुनाव हुए थे कहीं ना कहीं उसी तरह की स्थितियां एक बार फिर 2017 में भी दिखेंगी। क्या चुनाव जनवरी फरवरी में ही होंगे? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मोहसिन रजा बीजेपी के नेता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ हैं। मधु गुप्ता समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं और रंजीव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मोहसिन रजा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। यूपी बोर्ड आज तारीखों की घोषणा करता है, शाम को आयोग उस पर रोक लगा देता है। क्या संकेत लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव कब होंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, जैसा कि अभी आप पहले भी बात कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, मुझे लगता है जो बात आपने कही कि शायद हो सकता है 5 राज्य में एक साथ चुनाव कराने का मन बना रहा हो आयोग। और ये तो आयोग ने जो निर्णय लेना है वो तो आएगा ही जनता के सामने। उसके बारे में हम आप सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, कयास लगा सकते हैं। लेकिन सच्चाई, हाँ, यूं चूंकि जिस तरह की डेट्स यूपी में बोर्ड की अनाउंस हुई और उन डेट्स के ऊपर रोक लगाई है आयोग ने, इससे जरूर एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क और एक संकेत मिल रहा है कि हो सकता है कि फरवरी और मार्च में चुनाव हो जाए उत्तर प्रदेश के। जो संकेत दिखाई दे रहे हैं यही कहा जा सकता है, इससे ज्यादा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या लगता है आपको, बोर्ड जब तारीखों का ऐलान करता है तो किसी तरह से जब पता है कि चुनावी साल है और ऐसे में चुनाव भी होना है तो इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता, इस चीज के निर्देश या इस चीज की जानकारी हासिल नहीं की जाती है, आयोग से कोई संपर्क नहीं किया जाता है और तारीखों का ऐलान कर दिया जाता है? ये इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी या यूं कह लें कि उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी, उनके बोर्ड के अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि उनको चाहिए था कि चुनाव आयोग के साथ में तालमेल बनाते और उनसे पहले बात करते। कहीं ना कहीं एक टेंटेटिव उनसे डेट ले सकते थे। वो अगर उनको सही डेट ना भी देता चुनाव आयोग तो एक टेंटेटिव बता सकता था कि आप यहां से यहां तक चुनाव अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए डेट्स रख सकते हैं, आप यहां से यहां तक के लिए बच्चों को आप बता सकते हैं, उनको आप पहले से इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को शायद संज्ञान में नहीं दिया इलेक्शन कमीशन के, इसलिए ये फैसला उनको रद्द करना पड़ा इलेक्शन कमीशन। मधु गुप्ता समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या जिस तरीके से आज यूपी बोर्ड की तारीखों का ऐलान हुआ है और उसके बाद अब से कुछ देर पहले आयोग ने रोक लगाई है, क्या समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है? अगर जनवरी फरवरी में चुनाव होते हैं तो आप पूरी तरह से तैयार हैं? जी अनुपम जी, हमारे मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हम आप कहें अगले महीने तैयारी हमारी इतनी है कि चुनाव में जा सकते हैं और पूरी तरीके से, क्योंकि जहां तक हमारा संगठन है, हमारे विकास के कार्य हैं जो हमने पिछले 4.5 साल में किए हैं, वो सब आप देखते हैं। चाहे वो मेट्रो का काम था जो मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन कर दिया है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस का उद्घाटन हो गया है और हमारे जितने पुराने वादे थे वो हमने सब पूरे कर दिए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, रोकना भी चाहूंगा और समझना चाहूंगा, इसको भी आप अपनी बातों में कंक्लूड करके मुझे बताएं कि इससे पहले कुछ एक सालों में जो बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं अक्सर मार्च में देखने को मिलती थी। एकाएक इसकी घोषणा फरवरी में करने के पीछे बोर्ड का क्या मकसद रहा है? क्योंकि आयोग से भी किसी तरह का कोई मशवरा नहीं किया गया। हो सकता है कि आयोग से मशवरे के बाद अगर ऐसी चीज होती तो फिर इस तरह की रोक भी नहीं लगती। तो आखिर फरवरी में ये
बोर्ड परीक्षा कराने का क्या मायने रखते हैं? देखिए, इसमें ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इसमें 60 लाख होते हैं परीक्षार्थी जो परीक्षा देते हैं, तो ये बड़ा इंतज़ाम है। और इलेक्शन कमीशन को भी इसमें अपनी डेट देनी थी, जो अभी तक नहीं आ रही थी। तो जहाँ तक एजुकेशन डिपार्टमेंट का सवाल है, उन्होंने तारीख करी, लेकिन जहाँ तक समाजवादी पार्टी का क्या सवाल आयोग है, से संपर्क किया गया था? आयोग को इन्फॉर्मेशन दी गई थी? तैयार है। आपको ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जहाँ तक हमारा समाजवादी का सवाल है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इलेक्शन कभी भी डिक्लेयर हो जाए, हम पूरी तैयारी से उतरेंगे। और हम तो आप जानते हैं कि नई तैयारियां कर रहे हैं विपक्षी, लेकिन तमाम तरह की बातें और लगातार सोशल मीडिया पे भी समाजवादी पार्टी को लेकर इस तरह की अफवाहें चलती है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में जल्दी चुनाव हो, क्योंकि पारिवारिक झगड़ा है, तमाम तरह की चीजें हुई हैं, उनको मैनेज करना है, अपनी छवि भी, अपने कामों को पूरा करके जनता के बीच जाना है। इसलिए सारी कोशिश की जा रही है कि चुनाव अप्रैल में हो, और इसी के चलते कहीं ना कहीं ये सब चीजें की जा रही हैं। नहीं, आप उल्टी बात कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी, अनुपम जी, पूरी तरीके से तैयार है। ना हमारे परिवार में कोई झगड़ा, समाजवादी परिवार एक परिवार है, सब साथ हैं। आपने सब मंचों पर देख लिया, कहीं किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग एक है, एकजुटता से इलेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घोषणा पत्र में जितने वादे किए थे वो पूरी तरह से पूरे हो गए हैं। अब जितने भी काम हो रहे हैं वो नए हैं, आप देख रहे हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया स्मार्टफोन का, ये नए इरादों से काम हो रहा है। 100 डायल सर्विस, ये नए इरादों से काम हो रहा है। तो हमारे तो काम सब पूरे हो गए। तो और विकास के काम इतने हुए हैं कि हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो। और जो इस वक्त बीजेपी की हालत है, कौन नहीं चाहता, खुलकर बताइए ना, है, और जहां नोटबंदी हुई है, बीजेपी नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती, क्योंकि जनता परेशान है, हाहाकार हो रहा है, त्रस्त है। नोटबंदी जो हुई है उससे जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस चुनाव में बीजेपी की वोटबंदी कर देगी, इनको वोट नहीं मिलेगा। और ये जानते हैं कि अब भ्रम फैलाने की स्थिति में नहीं रहे। भ्रम सिर्फ एक बार फैलाया जा सकता है, जो उन्होंने 2014 में फैलाया था, और जिस पे उन्होंने वोट लिए थे। और लोग इंतजार करते रहे कि 15-15 लाख रुपया उनके अकाउंट में आएगा। आज तक तो एक चलिए मैं आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र सिंह राजपूत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, कांग्रेस किस नजरिए से देखती है कि यूपी बोर्ड की तारीखों का ऐलान होता है, शाम को आयोग रोक लगा देता है, ऐसे कयास लग रहे थे दिन भर कि अब चुनाव अप्रैल में जाएगा, लेकिन अब जो संभावनाएं लग रही हैं वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 2012 में जो स्थिति उभरी थी, जो चीजें सामने आई थी, वही स्थिति यहां पर तारीखों में रिपीट हो सकती है। अनुपम भाई, चुनाव कभी भी हो, चुनाव तो एक एसेंशियल प्रक्रिया है, उसी के साथ बोर्ड के भी क्या नाम एग्जाम जो है वो भी अपने आप में सुविधाजनक तारीखों में होने चाहिए। बेहतर होता है कि उत्तर प्रदेश का बोर्ड चुनाव आयोग से बात कर लेता, लेकिन यहाँ चुनाव आयोग की भी एक जिम्मेवारी तो होती ही है कि अपना कैलेंडर जल्दी से जल्दी जारी करे, ताकि बोर्ड की परीक्षाओं पर भी परेशानियां न हो। हमारी जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी कल चुनाव हो जाए, कल के लिए तैयार है। 1 महीने में चुनाव हो, 2 महीने में चुनाव हो, हमारी यात्राएं पूरी हो चुकी हैं, तो हमें कोई किसी तरीके की आपत्ति नहीं है। बोर्ड जब चाहे परीक्षा कराए और चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव कराए। लेकिन एक चीज हम जरूर चुनाव आयोग से कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग अपना कैलेंडर इस तरीके का करे ताकि बोर्ड के परीक्षार्थियों को चुनावी शोर में ना वो उलझ जाए, बोर्ड के परीक्षार्थी कहीं चुनावी शोर में अपनी तैयारियों को मुकम्मल ना कर पाए। हम लोग चुनाव आगे पीछे लड़ सकते हैं, लेकिन बोर्ड के जो परीक्षार्थी, जो हमारे 10वीं क्लास के बच्चे हैं और जो हमारी 12वीं क्लास के बच्चे हैं, उन छात्रों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं सुनहरा है। आगे की तैयारियों में उनकी चुनाव को लेकर के कहीं कोई दिक्कत ना हो। चुनाव आयोग को इसका जरूर संज्ञान लेना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार को भी तमाम तरीके की जितनी जिम्मेवारियां हैं वो पूरी करनी चाहिए, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल हो, चाहे वो बाकी कानून व्यवस्था को लेकर के सारी चीजें हो, सीआरपीएफ की तैनाती हो या सीआईएसएफ की तैनाती हो, इन सारी चीजों को लेकर के एक मुकम्मल जायजा लेकर के बात करनी चाहिए और कयासों को विराम देना चाहिए, ताकि मीडिया भी अपना कुछ और अच्छा काम कर सके बनस्पतन कयास लगाने के। मैं जानना चाहूंगा आपसे, एक बात समझना भी चाहूंगा सुरेंद्र सिंह जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं
कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, चाहे तारीखों का ऐलान आज हो चाहे बाद में हो। जाहिर तौर पर कयास तो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षा की तारीखों का ऐलान हुआ और आयोग उस पर एकाएक रोक लगा देता है, तो अब ये स्थितियां क्यों उभर रही हैं? ये भी तो एक सवाल हर किसी के जहन में खड़ा होता है। आप भी दिन में सोच रहे होंगे कि यूपी बोर्ड ने तारीखों का ऐलान किया है, क्या अब चुनाव कब होंगे? मैं सहमत हूं अनुपम आपकी बातों से, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मीडिया भी कम से कम कुछ और अच्छे काम कर सके, तमाम तरीके की जो लोगों की परेशानियां हैं वो दिखा सके, लोग लाइनों में मर रहे हैं वो दिखा सके, उन लोगों को कुछ सहायता और सुविधा उपलब्ध करा सके। बोर्ड को चाहिए कि चुनाव आयोग से बात कर लेता, और चुनाव आयोग को भी चाहिए कि बड़ा बन करके बोर्ड को बता देता कि ये तारीखें आप ब्लॉक कर दीजिए, इस तारीख के आगे पीछे अपनी परीक्षाएं कराइए। यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है कि कयासों का बाजार सिर्फ इसलिए मजबूत हो रहा है अनुपम कि यहां पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है केंद्र की सरकार के द्वारा। केंद्र की सरकार आज की डेट में चाहे वो अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जिस तरह मधु गुप्ता कह रही है कि चुनाव देर से कराना, जल्दी कराना, और कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग बीजेपी कर रही है, क्या आप इसको भी मानते हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नीट गठबंधन की जो सरकार है उसने कहीं ना कहीं इन सारी संवैधानिक संस्थाओं पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चाहे वो जजों की नियुक्ति को लेकर के टीएस ठाकुर साहब ने कितनी बार मोदी जी से आग्रह किया, आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम के माध्यम से कमजोर करना चाहते हैं। आपके सामने चुनाव आयोग की तारीखों में इंटरफेयर करके कहीं ना कहीं ये लोग चुनाव आयोग को कमजोर करना चाहते हैं। आरबीआई से इन्होंने गलत नोट निकलवा दिए आपकी डेट में कि आप देखें 2000 के नोटों पर उर्दू में 2000 की जगह 2 मजार लिखा हुआ है। अगर कहीं किसी और उस जगह पर होता तो वो नोट नकली घोषित कर दिए जाते। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, रंजीत डॉक्टर वरिष्ठ यहाँ पर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रंजीत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से यूपी बोर्ड की तारीखों का ऐलान होता है उस पर आयोग की रोक लगना, क्या आपको लगता है? और उससे पहले यहां पर एक बात मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि इससे पहले कभी फरवरी में हाल के वर्षों में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हुई भी नहीं है, मार्च में ही होती हैं। ऐसे में इस बार यूपी बोर्ड की जो तारीखें आई सामने उसमें फरवरी में एग्जाम होने की बात थी और उसके बाद आयोग की रोक लग जाती है। आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए अनुपम जी, इसमें राजनीतिक दलों की अपना उनका स्टैंड है जी, लेकिन मैं इस पूरे डेवलपमेंट को दुखद मानता हूं। और अगर इसकी नौबत नहीं आती तो ज़्यादा अच्छा था कि तारीखों की घोषणा पहले हो जाती है, कुछ घंटे के भीतर आयोग उन तारीखों पर रोक लगा देता है। इससे जो परीक्षा देने वाले लाखों की संख्या में छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए भारी कन्फ्यूज़न की स्थिति है। ये नौबत नहीं आती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि परीक्षा की तारीखें तय करने वाली संस्था भी बहुत जिम्मेदार है, राज्य सरकार भी बहुत जिम्मेदार है और चुनाव आयोग भी निश्चित। संकेत क्या मिल रहे हैं? जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद संकेत क्या लग रहे हैं? आयोग कब चुनाव करा सकता है? देखिए, कायदे से चुनाव 5 राज्यों के एक साथ हो तो ये अच्छा है, क्योंकि आप अगर देखेंगे देश के राजनीति में इस पर भी एक बहस छिड़ी हुई है कि चुनाव एक साथ होने चाहिए, क्योंकि उससे खर्चे कम होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 4 राज्यों में चुनाव फरवरी में और मार्च में करवाएंगे और अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव अप्रैल में कराएंगे तो 2 अलग अलग हिस्सों में चुनाव कराना ज़्यादा बड़े खर्चे की तरफ इंगित करता है। लेकिन जहाँ तक फरवरी में चुनाव कराने की बात है तो उसके लिए अगले कुछ दिनों के भीतर मेरा मानना है कि आयोग को ये स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए दिसंबर में 20 तारीख के आसपास या उसके अगले 2-3 दिनों के भीतर कि इन 5 राज्यों में चुनाव एक साथ करवाने हैं या अलग अलग कराने हैं, ताकि परीक्षा की तारीखों को लेकर जो संशय की स्थिति है वो खत्म है। क्योंकि मैं मानता हूं कि ये ज़्यादा जरूरी है, ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और इसको लेकर संशय और ये लुका छिपी नहीं जारी रहनी चाहिए। इस पर ये संशय खत्म होना चाहिए और ये बेहद जरूरी है। चलिए मोहसिन रजा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर तौर पर अब आरोप आप पर लगा दिए गए हैं तो जवाब भी आपको ही देना होगा। आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपनी बात रखी, समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी। अब जवाब आपका क्या है? देखिए अनुपम, मैं दोनों को सुन रहा था, समाजवादी पार्टी को भी सुना और कांग्रेस के साथी को भी सुना जी। लेकिन दोनों लोग कह रहे हैं हम चुनाव के लिए तैयार हैं जी। हम चुनाव के लिए तैयार हैं, मगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं तो ऐसा कर देते। बच्चों के भविष्य की बात है। हम लोग जब छोटे थे तो हम एक एक दिन अपने लिए चाहते थे कि अगर बोर्ड के एग्जाम एक दिन आगे बढ़ जाएंगे तो मुझे एक दिन और अच्छा मिल जाएगा अपने प्रिपरेशंस को तैयार करने के लिए।
अभी यहां पर उन्होंने कहा कि चुनाव के माहौल में उनके ऊपर, अब उसको आड़ मत बनाइए। जैसे अब लाइन लगी है तो आप कह रहे हैं कि साहब लाइन लगी हुई है, देश को लाइन में खड़ा कर दिया। तो इस तरह की चीजें कहकर आप दूसरे के कंधे पर अपनी बंदूक मत चलाइए। आपकी अगर तैयारी पूरी है, आप मेंटली और फिजिकली तैयार हैं मैदान में आने के लिए चुनाव में, दोनों ही पार्टियां, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ए और बी के पार्ट की तरह लड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है आरोप क्यों लग रहे हैं आपकी पार्टी पर? नहीं है। क्या नोटबंदी का मसला है जिसको विपक्ष कहीं ना कहीं अपने लिए भुनाना चाहता है, इसलिए आप पर हमलावर है? अब देखिए, अब उनके पास कोई और इशू नहीं है, कोई भी किसी तरह का आरोप नहीं लगा पाए। पूरे 2.5 साल की हमारी सरकार, आप केंद्र की देख लीजिए, बड़ी पारदर्शी साफ सुथरी सरकार चल रही है। विकास के कार्य हमारे हो रहे हैं, 50 से ज्यादा योजनाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए हम ला चुके। तो केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम कर रही, प्रधानमंत्री बेहतरीन काम कर रहे हैं देश के लिए, इसलिए विचलित हैं ये सारे दल, लिहाजा परेशानी। लेकिन आपकी पार्टी के लिए तो सोचने वाली स्थिति होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि जनवरी के आखिरी में या फरवरी में चुनाव होता है, आज 8 दिसंबर है, आयोग को भी तैयारियां करनी है, तो आपकी पार्टी को भी तैयारियां करनी है। अभी तक टिकट भी फाइनल नहीं हो पाए हैं, यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। देखिए, हमारी अनुपम, हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जैसे जिस तरह से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता थे और उनको उठाकर सीधा मुख्यमंत्री बनाया गया। लिहाजा हमारे पास नेताओं की कमी नहीं, ना मुख्यमंत्री के लेवल के और ना ही और राज्यों में अपने चुनाव में जाने के लिए कि विधानसभा कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। मधु गुप्ता, अगर जनवरी के आखिरी में या फरवरी में चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से टिकट बदल रही है, कब तक बदलती रहेगी और कब तक जो पूरी फाइनल सूची सामने आएगी, क्या कुछ होगा, किस तरह की रणनीति रहेगी? अनुपम जी, हमारे काफी टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं। हम बीजेपी की तरह नहीं है, क्योंकि इन्हें तो अभी सोचना पड़ेगा कि कहां से ढूंढे, कहां के तोड़े, कहां के ढूंढे। इनको तो अभी अपने कैंडिडेट को ढूंढना है। हमारे पास अपने कैंडिडेट्स हैं और काफी टिकट डिक्लेयर कर दिए गए हैं और कुछ में तो बदले क्यों जा रहे हैं कैंडिडेट, ये भी तो बताइए जरा। बाकी कुछ नहीं, वो तो देखिए, वो तो ये पहली बार नहीं हो रहा, ये हर पार्टी में किसी और की चल रही है क्या? पार्टी में कोई टिकट देता है, हटवाता कोई है, दिलाता कोई है, क्या ऐसा तो नहीं चल रहा है कहीं? पार्टी में पार्लियामेंट्री, अनुपम जी, पार्टी में सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड की चल रही है। हमारा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, आप जानते हैं उसे अच्छे से, और उस पार्लियामेंट बोर्ड में उसके मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि किसको टिकट देना है, किसका काटना है, किसको नहीं देना है। इसमें किसी और की नहीं चलती। और ये हमारे घर में चलेगा, समाजवादी परिवार में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होगा तब तक चलेगा क्या? ये बाहर से ये जी ऑब्वियसली हमको ये लिबर्टी है, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये लिबर्टी है कि ये उनका प्रिविलेज है कि वो किसको टिकट दें, किसका काटें, किसको ना दें। तो ये तो डिसाइड करेंगे। बिकॉज़ चलिए, सुनील सिंह राजपूत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी की आप कह रहे हैं पूरी तैयारी है, आपने यात्राएं भी निकाल दी, आप पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। अगर जनवरी के आखिरी में या फरवरी में चुनाव होता है 2012 की परिस्थितियों के हिसाब से, तो कांग्रेस कब तक अपने कैंडिडेट घोषित कर देगी? क्या रणनीति रहने वाली है कांग्रेस की? क्या कोई अलायंस भी हो सकता है? देखिए, अलायंस के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं अनुपम। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूं, बेबाकी रूप से कह रहा हूं कि हमारे पास ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि अलायंस कोई हो रहा है या नहीं हो रहा है। बातचीत तो हुई है ना? 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। उसी हिसाब से हमारी चर्चा चल रही है। 403 सीटों पर हम कैंडिडेट्स फाइनल कर रहे हैं। जिस तरीके से 40 जिलों में लगभग 200 या 250 विधानसभाओं से ऊपर राहुल जी की जो यात्रा थी, किसान यात्रा, जिसमें किसानों का कर्जा माफ करो, बिजली के बिल हाफ करो और उनकी फसल का स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से उचित मूल्य दो। स्वामीनाथन रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक लागू भी नहीं की। और जिस प्रकार से हमारे पास 1 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के मांग पत्र आए हैं, तो उस पर हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है। और उसके अलावा जो हमारी 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल यात्रा राज बब्बर जी और श्रीमती शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में चली है, उसके आउटकम से हम इतने आशान्वित हैं और पूरी तरीके से कटिबद्ध भी हैं। रंजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या समझते हैं आप, अगर जनवरी के आखिरी में या फरवरी में चुनाव होते हैं तो किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, कौन कौन से मुद्दे हावी रह सकते हैं?
देखिए अनुपम जी, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के पूरे चुनावी परिदृश्य में जो सबसे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है वो नोटबंदी का लग रहा है जी, क्योंकि उस समाज का हर तबका इससे प्रभावित है और निश्चित रूप से विपक्ष के लिए ये एक बड़ा मुद्दा होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुद्दा बड़ा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये साबित करना है कि ये फैसला जो लिया केंद्र की सरकार ने वो फैसला सही है और जनता उसके साथ है और उसकी परीक्षा चुनावों में होनी है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के चुनाव इसका सबसे बड़ा पैमाना बनेंगे कि नोटबंदी के फैसले पर जनता किसके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसला लिया उसके साथ है, यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता जाती है। चलिए मैं आपको रोकूंगा, वक्त की मजबूरी है, मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना है, लेकिन यहाँ पर यह साफ है कि यूपी बोर्ड की तारीखों में जिस तरीके से रोक लगी है, अब यूपी बोर्ड की परीक्षा की तारीखों में बदलाव देखने को मिल सकता है, इस तरीके के कयास लग रहे हैं। और अगर तारीखों में बदलाव देखने को मिलता है तो क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द ही होने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जनवरी के आखिरी और फरवरी में होंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब हर किसी के जहन में घूम रहे हैं। इस पर हम जाहिर तौर पर चाहेंगे कि अब आयोग भी स्थिति को जल्द स्पष्ट करे, क्योंकि तमाम कयासों का बाजार गर्म है और हर कोई सोच रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कब होंगे। यहां हम एक ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम नोटबंदी के 1 महीने पर चर्चा करेंगे और तमाम पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। स्वागत है। ब्रेक के बाद अब हम बात कर रहे हैं नोटबंदी की। 1 महीना पूरा हो गया। आज ही के दिन ठीक 1 महीना पहले 8 नवंबर को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। 1 महीना बीतने के बाद भी देश अब तक पहले जैसा नहीं हो पाया है। 30 दिन बाद भी ना तो एटीएम से कतार घटी है और ना बैंकों में। घने कोहरे और कपकपाती सर्दी के बावजूद लोग कैश के लिए सुबह से बैंक और एटीएम के बाहर कतार में खड़े दिख जाते हैं। वहीं नोटबंदी के हफ्ते भर बाद संसद का सत्र भी शुरू हो गया था, लेकिन संसद सत्र में जिस तरीके के हालात दिखे वो सबने देखे। सरकार के खिलाफ विपक्ष का हमलावर रुख आज भी बरकरार है। नोटबंदी के 1 महीना पूरे होने के विरोध में विपक्ष ने काला दिवस मनाया है। आखिर इन 30 दिनों में किस तरीके की तस्वीर उभरी है और जनता ने नोटबंदी को किस नजरिए से लिया है, इसको आज हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्थितियां किस तरीके की रही हैं। बातचीत करने के लिए मोहसिन रजा बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मधु गुप्ता हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार रंजीव हमारे साथ हैं। सबसे पहले मोहसिन रजा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 30 दिन पहले आपकी पार्टी ने जिस तरीके से नोटबंदी का फैसला लिया था, 30 दिन बाद क्या कुछ अफसोस है? देखिए अनुपम, सबसे पहले आज प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को सलाम किया कि उसने इस जनहित और देशहित के फैसले को एक्सेप्ट किया और उसमें सहयोग किया और आज भी सहयोग कर रहा है देश और देश की जनता। और परेशानी इस बात की है कि अब परेशानी उनकी बढ़ती जा रही है जिन्होंने शुरू से विरोध करना शुरू किया था कि साहब काला धन जो है वो कहीं ना कहीं मंदी के दौर में कारगर साबित होता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, तो उसका जवाब आप अभी मधु जी देंगी। और हमारे बैठे हैं दोस्त प्रवक्ता कांग्रेस के, उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि लोग सड़कों पर निकल आएं, उपद्रव कर दें, कुछ भी करें, गुमराह करने की तमाम कोशिशें, लेकिन 1 महीना हो गया। अब इन्हें मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने भड़काने का काम किया है? मोहसिन रजा, एक्सेप्ट भी किया और इस परेशान क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने लोगों को भड़काने का काम किया है? नहीं, बिल्कुल किया है, बाकायदा किया है और अभी भी उनका यह प्रयास जारी है कि किसी भी तरह से लोग पैनिक हो जाएं, कुछ ऐसा कर दें कि जिससे इन्हें कोई मुद्दा मिल जाए, क्योंकि यह भी मुद्दा नहीं बना पाए। नोटबंदी को यह मुद्दा बनाना चाहते थे, जो जनहित और देशहित का फैसला था। क्या आपको अफसोस नहीं होता नोटबंदी के चलते कितने लोगों की जान चली गई, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, कितने लोगों की नौकरी चली गई, जिस तरीके के हालात पैदा हुए उन पर अफसोस नहीं होता आपको?
देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी निर्णय इस तरह के आते हैं उसमें परेशानी सबको होती है। ये देश हित का फैसला है, जनहित का फैसला है, इसमें हम ही आप परेशान भी होते हैं और हम ही आपको आगे चल के इसका बहुत बड़ा लाभ भी मिलता है। क्योंकि हमारा देश छोटा सा देश नहीं है, 125 करोड़ का देश है और लगभग 70-65 साल इस देश को किस तरह से चलाया गया है वो उसकी आदत बना दी गई है। वो उसको वही चीज को सही समझने लगा था देश हमारा। तो जो चीज आज अच्छी दिशा में जा रही है उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था। 1 महीना गुजर गया, अब वो शायद उस लीग से बाहर हो गए। उन्हें भी समझ में आ गया कि भाई हमारे भड़काने से जनता भड़की नहीं, जनता को हम गुमराह नहीं कर पाए। मौसम साहब, सीधे मैं जानना चाहता हूं, 50 दिन का वादा किया था, 30 दिन निकल गए, 20 दिन बचे हैं। जनता ये कहती है उसके धैर्य की आप परीक्षा क्यों ले रहे हैं? इतना वक्त हो गया, जाहिर तौर पर अभी तक 500 के नोट कई जगह दिख ही नहीं रहे हैं। एटीएम पर क्या लिखा हुआ है ये आपने भी देखा होगा तमाम जगहों पर। तो ये किसी से छुपा नहीं है। कब तक आप स्थितियों को बेहतर कर लेंगे? देखिए, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 50 दिन में और तमाम सी स्थितियां बेहतर हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने जैसे, चूंकि जाहिर सी बात है ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों में अभी हमारे पास 20 दिन का समय है। प्रधानमंत्री जी ने जो 50 दिन का समय मांगा है, तो 20 दिन में लगभग ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और शहर और आसपास के जो नगर क्षेत्र हैं उनमें ज्यादातर ये चीजें हल हो चुकी हैं। एटीएम से वैसे तमाम सी चीजों के जरिए, ऐप के जरिए लोग समझ गए हैं और सारे काम अब लगभग चलने लगे हैं लोगों के सुचारू रूप से। ये जो बातें अपने में भ्रम पैदा करने की अपोजिशन ने की थी उसकी भी हवा निकल चुकी है। क्या बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें अब नहीं लग रही हैं? हमारे पास अभी 20 दिन, मौसम रजा, 20 दिन में बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें नहीं लग रही हैं? एटीएम बंद नहीं पड़े हैं? देखिए अनुपम, कहीं पर बंद है, कहीं पर खुले हैं। जाहिर सी बात है जब यहां पे अगर एटीएम काम नहीं कर रहा है तो दूसरे एटीएम पर वो जो वहां के पहले से लगे लोग और यहां के लोग जाएंगे तो लाइन दिखाई देगी। और हमें अपना वो दौर नहीं भूलना चाहिए जब नए नए एटीएम लगे थे हमारे आपके दौर में, तब तो कोई बंदी का दौर नहीं था, तब भी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। और अगर उससे पहले आप चले जाएं तो आज भी अगर आप देखें तो कितने गल्ले के लिए लाइनें लगती हैं, रेलवे टिकट रिजर्वेशन के लिए लाइनें लगती हैं। ऐसा नहीं है, ये विकास की लाइन है और देश की जनता जान रही है कि ये थोड़ी सी परेशानी जो बची है 15 दिन में, 20 दिन में ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा की नहीं है परेशानी, ये देश को बेहतर करने के लिए और जनता की बेहतरी। सुरेंद्र सिंह राजपूत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है आपको 30 दिनों में हालात कितने बदले हैं, कितने बेहतर हुए हैं? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि अब लाइनें नहीं दिखती हैं जो बीजेपी को देनी दिखती हैं? अनुपम जी, थोड़ा समय दीजिएगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भाई मोहसिन ने कही और बहुत अच्छे तरीके से एकदम ऐसा कर दिया जैसे पूरे गांव का मौसम ही गुलाबी हो गया। अब मैं वो अदम गोंडवी के शेर को बार बार ना दोहरा करके कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं, और तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। अगर बैंकों में लाइन ना लगी होती तो ईटीवी के पास ये फुटेज कहाँ से आ रही होती? अगर एटीएम खुले होते तो ईटीवी के पास बंद एटीएम के फुटेज कहाँ से आ रहे होते? अगर एटीएम में कैश होता तो ईटीवी के पास ये फुटेज कहां से आता है कि एटीएम इज रनिंग आउट ऑफ कैश? आज की डेट में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो अभिमानी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने पिछले पूरे 30 दिनों में अपने अभिमान में आकर के पूरे देश की जनता को अपमानित करने का काम किया है, उस अपमान के आज 30 दिन हुए हैं जिसकी वजह से हमें काला दिवस मनाना पड़ा। आज की डेट में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जनशक्ति हमारे साथ है, आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उनके साथ में उनके 283 सांसद नहीं है। अगर उनके 283 सांसद भी उनके साथ में होते तो वो नियम 56 के तहत संसद में बहस करा लेते। आज की डेट में नियम 56 के तहत संसद में वो बहस नहीं करा रहे हैं। लेकिन आप पर तो आरोप लग रहा है कि आप जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत, कांग्रेस तो भड़काने का काम कर रही है, आग लगाने का काम कर रही है, राजनीतिक फायदा लेना चाहती है नोटबंदी का। इस तरह के आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं? मैं
मैं उस पर भी आऊंगा अनुपम, मुझे 1 मिनट के लिए कह लेने दीजिए। जो सबसे बड़ी बात है, जिस अभिमानी प्रधानमंत्री को अपने सांसदों पर भरोसा ना हो तो देश की जनता पर उसे क्या भरोसा होगा, जो जनता उन्होंने लाइन में खड़ी कर दी है। और जो दूसरी बात, अगर जनता ये हो गया है अनुपम, आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभिमानी लोग अपने सामने किसी की सुनना नहीं चाहते। अरे भाई मोहसिन भाई, आप तो भले आदमी हैं, आप तो कम से कम संगत में अभिमानी ना हो, आप तो मोदी जी की संगत में ना हो। 2 मिनट रुक जाइए, अपनी बारी पे बात कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा था कि अगर हम लोगों को देश की जनता को अराजक बनाना होता तो अराजक बना चुके होते। भारत की कांग्रेस पार्टी का संविधान में पूरी आस्था है, संविधान विरुद्ध कोई काम नहीं करती है। आक्रोशित जनता के आक्रोश को सामने रखने का काम सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी कर रही है, अपने विरोधी दल के साथियों के साथ आगे भी करती रहेगी। दूसरी बात, अगर आप देखें, अगर आज की डेट में 100 लोगों से ज्यादा लोगों की प्राणाहुति इस नोटबंदी के फैसले ने ले ली है, अगर यह भी बलि कम पड़ गई हो, मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से पूछ रहा हूं, तो अगले 20 दिनों में और कितनी बलि लेना चाहते हैं, एक साथ पूछ लीजिए। हम उस जनता को प्रस्तुत कर देंगे, हम अपने सर को प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन मधु गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की आप प्रवक्ता हैं। मधु गुप्ता, मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं। समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देखती है? आप तो उन लोगों के साथ भी खड़े हुए हैं जिन लोगों के परिवार के लोग इस नोटबंदी के बाद परेशान हुए थे, या फिर जिन लोगों के सामने दिक्कतें हुई थी और लाठियां भी खाई हैं। जाहिर तौर पर आपके अधिकारियों ने कई जगहों पर अपनी लाठी का भी दम दिखाया है, तो आपने तो इस 30 दिनों में तमाम तरह की चीजों को दिखाया है उत्तर प्रदेश की जनता को। देखिए, समाजवादी पार्टी अनुपम जी भ्रष्टाचार के, ब्लैक मनी, फेक मनी के विरोध में है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने इसको जल्दबाजी में, प्रीमेच्योरली और ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया, हम इसका विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं, वो काला धन कहाँ गया? प्रधानमंत्री जी को मालूम था कि ब्लैक मनी किसके पास है, वो उन 100 लोगों से ब्लैक मनी जमा करते। उन्होंने पूरे देश की जनता को लाइन में, क्यू में खड़ा कर दिया। ये बड़े दुख की बात है। आज कितने लोगों की, अभी आपने सुना, कांग्रेस का पक्ष 100 से ज्यादा लोग खत्म हो गए और कोई संवेदना बीजेपी की तरफ से उनके लोगों के लिए नहीं आई। ये बड़े ही दुख की बात है। देखिए, सर्कुलेशन में आपके अधिकारियों ने लाठी क्यों चलाई? जो लोग नोट लेने के लिए बैंकों के बाहर खड़े थे, उन पर लाठियां चलवाई गई, उनको पिटवाया गया, ऐसा क्यों किया? नहीं, देखिए, जिसने भी लाठी चलवाई उसको सस्पेंड कर दिया गया। कुछ ऐसे तत्व होते हैं हर सोसाइटी में जो गलत काम करते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ऐसे लोगों को हमारे मुख्यमंत्री सहन नहीं कर सकते हैं। उनको सस्पेंड ऑलरेडी आपके कहने के पहले ही कर दिया गया है। लेकिन बीजेपी का मैं कहना चाहूंगी, इनकी कंफ्यूजन की स्टेट है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पूरी तरह से इनका प्रयोग, आप सवाल खड़ा करें। रणजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा 30 दिनों में जो हालात रहे उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या कहीं ना कहीं उसका कोई पॉलिटिकली प्रभाव भी पड़ेगा आने वाले वक्त में? किस नजरिए से आप देखते हैं? और यह भी बताइए कि जिस तरीके के हालात बने हैं, क्या इसके बाद बीजेपी को नुकसान होगा कि फायदा? देखिए अनुपम, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है कि इसका नतीजा क्या रहा, तो आपके इस कार्यक्रम का जो विषय है कि नोटबंदी के 1 महीने में देश का मूड कैसा है जी, तो एक पत्रकार के नाते मैं यही कहूँगा कि देश का मूड तो ठीक नहीं है। ठीक किस लिए नहीं है, ये लगातार आप लोग भी ये खबरें दिखा रहे हैं और गांव देहात से लेकर के शहरों तक की स्थिति किसी से छुपी नहीं हुई है। अब ये फैसला लिया गया काले धन पर रोक लगाने के लिए। काले धन पर रोक से अब ये बहस आकर के कैशलेस इकोनॉमी पर टिक गई है। इसने कई उतार चढ़ाव देखे पिछले 1 महीने के भीतर। अब इसकी क्या वजह थी, ये सत्तारूढ़ दल इसका खुलासा कर सकता है, लेकिन जनता जहां तक है, जनता देखिए, जनता सरकार को चुनती है, जनता जो है धैर्य बांधे हुए, जनता दिक्कतों को झेल जरूर रही है, लेकिन विरोध नहीं कर रही है, किसी तरह का एजिटेशन नहीं हो रहा है सरकार के खिलाफ। इसको तो आप मानेंगे ना? देखिए, अगर आप इतिहास में देखेंगे अनुपम जी, तो भारत की जनता कभी भी सरकार के खिलाफ खुलकर सड़कों पर नहीं उतरी है जी। अगर आप
70 के दशक में इमरजेंसी को देखें तो इमरजेंसी के खिलाफ जनता सड़कों पर नहीं उतरी थी, लेकिन जब उसके 2 साल के भीतर चुनाव हुए थे तो जनता, भारत की जनता इस मामले में बहुत मैच्योर है। मैं मानता हूं कि वो चुनावों के जरिए ही अपने विरोध को जताती है या समर्थन जताती है। तो इसलिए आप ये बात, भारत में अगर कोई इसकी उम्मीद कर रहा है कि जनता सड़कों पर आकर के अंधाधुंध कर देगी, तो मैं उससे अच्छा ये बताइए, आपने संसद को देखा, संसद नहीं चल पाई इस मुद्दे को लेकर के, विपक्ष भी संसद के अंदर एकजुट नजर आता है लेकिन सड़क पर आता है तो बिखर जाता है, क्या वजह है इसकी? नहीं, अगर आप देखें इसमें निश्चित रूप से सारे दलों के अपने अपने एजेंडे हैं और आपस का सहमत है, और चुनाव में कौन नोटबंदी के मुद्दे को सबसे ज़्यादा भुनाकर जनता को अपने पाले में खींच सके, इसकी कवायद है। और यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे पर एक सुर में कोई अपनी बात नहीं कर पा रहा है। ये मेरी अपनी राय है, लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, जनता समझदार है, जनता विपक्ष का भी आचरण देख रही है, जनता सत्ता पक्ष का भी आचरण देख रही है। और अगर आज आप राष्ट्रपति महोदय की टिप्पणी सुने जिसमें उन्होंने ये कहा है, दोनों पक्षों के लिए कहा है कि संसद की कार्रवाई बेहद पवित्र होती है और उसमें दोनों पक्षों को समझना चाहिए, वहां पर ये बात होनी चाहिए। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, मौसम रजा मैं आपके पास आ रहा हूं। आज अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा तमाम चीजों को रखा और एक डिजिटल दौर की बात की, और ये कहा गया कि लोग अगर कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो चाहे रेलवे का टिकट कराएं, चाहे किसानों के लिए तमाम चीजों पर सहूलियतें मिलेंगी, तमाम चीजों पर रियायतें मिलेंगी। ये किस तरीके का दाव है आपकी सरकार का? नहीं, जाहिर सी बात है, जो जनता की परेशानी है उसको सहूलत देने के लिए ये सारे फैसले, जो फैसले लेकर अरुण जेटली जी आए और जो उन्होंने बताया है जनता को, जो चीजों के लिए बता दिया कि आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं, किसान भाई भी कर सकते हैं, गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, कोई को दिक्कत नहीं, कोई हवाई जहाज का टिकट खरीदना चाहता है तो जाकर के अगर रेलवे में जाकर के टिकट लेता है आप उसको डिस्काउंट नहीं देंगे, जो जाकर के ऑनलाइन बुकिंग कराता है आप उसको डिस्काउंट देंगे। इस तरह का भेद क्यों पैदा कर रही है सरकार? नहीं, भेद नहीं पैदा कर रही है। आपने अनुपम जो सवाल उठाया ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये मान के चलिए कि ये जो अभी इस वक्त इमीडिएट आपको रिलीफ दिया गया है, ये उसलिए दिया गया है कि अगर आपकी कोई परेशानी आपको थोड़ी सी हुई थी तो इसका आपको कहीं ना कहीं रिबेट मिल रहा है, इधर आप ले सकते हैं। लेकिन ये नोट चूंकि अभी वापसी में है, अभी 500 और 1000 का नोट वापसी के दौर में है, इसको वापस लिया जा रहा है, नया नोट मार्केट में लाया जा रहा है, तो इसलिए जो परेशानी हो रही है उसकी आपको रिबेट मिल रही है। तो आपको कोई ऐसी बात नहीं, सरकार द्वारा प्रोत्साहन भी है, ये ऐसा कुछ नहीं है, सरकार जनहित में ही काम कर रही है। क्या लगता है आपको, सरकार जो डिजिटल दौर लेकर आई है, सुरेंद्र सिंह राजपूत, आप किस नजरिए से देखते हैं? वाकई में क्या इस डिजिटलाइजेशन की अभी यहां पर जरूरत है, जहां पर किसानों के सामने तमाम चीजों का संकट है, जहां पर कहा जाए कि हर वर्ग के व्यक्ति के सामने अपने घर को, चीजों को मैनेज करने का वक्त है, वहां पर इस तरीके से ऑफर दे करके, ऑनलाइन ऑफर दे करके, बम्पर ऑफर दे करके लोगों को क्या दिखाने की कोशिश है? देखिए अनुपम, हिंदुस्तान में मौन क्रांति तो संभव है, मूक क्रांति संभव है, हिंदुस्तान में इवेंट क्रांति संभव नहीं है। मैं आपको बताऊं, 1984 में जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर के आए थे तो उन्होंने मौन रूप से क्रांति की शुरुआत की थी, जिसका लाभ हमें और आपको मिल रहा है, और वहीं से डिजिटलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, जिसका लाभ हमें आज की डेट में मिल पा रहा है। और प्रधानमंत्री जी इस तरीके की अनर्गल बातें भी कर पा रहे हैं कि जहां पे देश की 90% इकोनॉमी कैश में है, उसको अचानक से कह रहे हैं कि 100% को आप डिजिटलाइज कर दीजिए या कैशलेस कर दीजिए। सच्चाई यह है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हमारी इकोनॉमी पहले से चल रही है, हमेशा एक निरंतरता की प्रक्रिया में चल रही है, 2%, 5%, 10%, 20% की पेस से चल रही है। इसी पेस से चलेगी जब तक पूरे भारत में 100% लिटरेसी नहीं होगी, पूरे भारत में कंप्यूटर के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं होगा, 100% नेट पर विश्वास नहीं होगा। आज की डेट में 100% कहीं ना कहीं अपने खाते धारकों को कहीं ना कहीं इस लूप होल्स में कोई परेशानी नहीं होगी, उस पर विश्वास आ जाएगा कि नहीं हमारा पैसा डिजिटलाइजेशन से सुरक्षित है। तब तक यहां पे डिजिटली या कैशलेस क्रांति संभव नहीं है। इसमें 15 साल 20 साल और लगेंगे। 84 से इंतजार करना होगा। आपकी पार्टी कहती है। मधु गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी ने जिन 30 दिनों में देखा है कि लोगों के सामने दर्द था, दुख था, लोगों के साथ खड़े रहने की कोशिश भी यहां पर की है,
क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार है, उसको जितना करना चाहिए था उसमें भी कुछ कमियां रह गई? उसमें अनुपम जी कोई कमी नहीं रही। समाजवादी पार्टी अपनी जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ निरंतर खड़ी रही और उनके दुख सुख में उनके हमेशा से साथी रही है। ये जो 30 दिन की परेशानी रही, दुख रहा, सरकार उनके साथ रही। आप जानते हैं अब मुआवजा भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है 2-2 लाख रुपए का। ये बड़ी ही दुखद की बात है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें कोई संवेदना नहीं दिखाई और जबकि प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हमेशा से ही बहुत संवेदनशील रहे हैं, उन्होंने ऐसे परिवारों को मदद की है और वो वैसे भी हर तरीके से मदद करते हैं। आपका चैनल भी हमेशा दिखाता है हर दुख इंसान को, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, उनकी मदद करते हैं। और इस हादसे में जो 30 दिन में हुआ, नहीं गए, सबसे ज्यादा किसी के ज़हन में खड़ा होता है मधु गुप्ता? जी, आजकल वो रोज आप देखते हैं, आपके टेलीविजन पे दिखाया जाता है चैनल पर, किसी ना किसी प्रोग्राम में है, तो वो तो देखिए हर परेशानी में जाते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है एक मुख्यमंत्री के लिए कि हर जगह जाएं। उनका रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है, पार्टी के और लोग जा सकते हैं। क्या भेजे गए थे वो लोग? के पास विकास के बहुत सारे एजेंडे हैं इसके साथ, लेकिन जी पार्डन, क्या कहा आपने? क्या भेजे गए थे, पार्टी के लोग भेजे गए थे क्या? नहीं, बिल्कुल लोग समय 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 पर लोग जा रहे हैं, ऐसे लोगों की खैर खबर रख रहे हैं। तभी तो मुझे मालूम है कि आप बैंकों में क्या हालत है। बीजेपी के हमारे साथी मोहसिन भाई नहीं गए होंगे, हम लोग जाके देख रहे हैं। हम लोग जो परेशान हैं उनकी मदद भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को मदद से कोई अच्छा, आप मुझे ये बताइए, गांव-गांव आपके लोग जाते हैं, पार्टी का प्रचार भी हो रहा होगा, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में चुनाव भी है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी जो कैशलेस इकोनॉमी की बात करती है, कितने लोग गांव देहातों में ये कोशिश कर लेंगे कि जाएंगे और एटीएम लगाएंगे और वहां पर पेट्रोल का पैसा कट जाया करेगा या फिर रेल का टिकट ऑनलाइन बुक हो जाया करेगा? क्या आपको लगता है कि वो वक्त आ चुका है कि अब जब डिजिटल क्रांति, डिजिटल दौर में गांव वाले लोग भी आ जाएं? ये बिल्कुल गलत डिसीजन था हमारे बीजेपी सरकार का। क्यों इसलिए गलत था कि अभी हिंदुस्तान में वक्त लगेगा, ये प्रीमेच्योर डिसीजन था। 100% लिटरेसी होगी, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, तब आप डिजिटलाइजेशन की बात कर सकते हैं, तब आप कैशलेस इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, तब आप पेपर मनी की बात कर सकते हैं। जस्ट देखिए, ट्रेनिंग दी गई। अरे अनुपम जी, आपको ये पता नहीं, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के तो कंप्यूटर चला ही नहीं सकते। आजकल हर बच्चा जिसको कंप्यूटर दिया गया था वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है और बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। वो हमारे खाली स्टेट में नहीं, अपने नेशन में नहीं, इंटरनेशनली अपने को प्रिपेयर कर रहा है। चलिए रंजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा और फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगा। जिस तरह की स्थितियां उभर रही हैं, जिस तरीके से हर दल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नोटबंदी के बाद जो दर्द उभरा उसमें हम जनता के साथ खड़े रहे, ऐसे में आपको लगता है कि इस सबके सियासी मायने किस तरीके के निकाले जाने चाहिए? इसके बहुत बड़े सियासी मायने हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद चुनाव भी होना है। 30 दिसंबर तक की समय सीमा है नोटबंदी को लेकर के, जो केंद्र सरकार ने तय की है, और उसके बाद के महीनों में चुनाव होना है। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ये चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इस फैसले की कसौटी साबित होगा, ठीक उसी तरीके से विपक्षी अगर बीजेपी 50 दिनों में हालात बेहतर कर लेती है तो क्या बीजेपी को फायदा होगा? कि वो आप अगर वो इसको एक अंतिम मुकाम तक पहुंचा देते हैं और जनता को ये लगता है कि उसको इससे लाभ हुआ है, तो निश्चित रूप से चुनाव में उसको इसका लाभ होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से इसका विपरीत होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके के हालात अभी उभरे हैं उसमें बीजेपी के पक्ष में तो नहीं है? ये कहना थोड़ा सा संशय की स्थिति है कि ये बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि ये जो 50 दिन की समय सीमा का मामला था, इसको मैं यूं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 50 दिन के भीतर होना था या 50वें दिन जनता को इसका लाभ मिलेगा। मतलब ये समझना थोड़ा जटिल हो रहा है। मोहसिन रजा आपका, 50 दिन में 30 दिन निकल गए और 20 दिन। मधु गुप्ता आपका और रंजीब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नोटबंदी का 1 महीना पूरा हुआ है
और जाहिर तौर पर देश का मूड जिस तरीके का उभर कर सामने आया है कि लोग कतारों में अब भी लगे हुए हैं, एटीएम मशीनों पर अब भी बोर्ड लगा हुआ है कि ये मशीन काम नहीं कर रही है। ऐसे में लोग ये सोच रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में स्थितियां और बेहतर होंगी, धैर्य बांधे हुए हैं और उम्मीद है कि तस्वीर बदलकर सामने आएगी। प्राइम डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।